हेलो एवरीवन, बायोसाइंस विद अदिति में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एनिमल का क्लासिफिकेशन, उनके ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम, सिमेट्री, बॉडी प्लेन और जर्म लेयर के आधार पर पढ़ा था। आज हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे जो सिस्टम बॉडी में पाए जाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके बेसिस पर हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल का क्लासिफिकेशन देखेंगे सेगमेंटेशन के बेसिस पर। सेगमेंटेशन के बेसिस पर जब हम एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रू सेगमेंटेशन हम किसको कहते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेगमेंट बराबर होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिलिडा है, उसमें अगर 16 सेगमेंट पाए जाते हैं तो उसमें 16 सेगमेंट ही उपस्थित होंगे। ठीक है, उसकी किसी भी स्पीशीज़ में 16 सेगमेंट से ज़्यादा या कम नहीं होंगे। तो एक स्पीशीज़ में सेगमेंट का नंबर इक्वल हो, फिक्स हो, तो ऐसे सेगमेंटेशन जिन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसको ट्रू सेगमेंटेशन बोलते हैं। दूसरा क्राइटेरिया सेगमेंटेशन होने का ये है कि पोस्टीरियर, हमारे 2 पोल होते हैं, एक एंटीरियर पोल होता है और एक पोस्टीरियर पोल होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के एंटीरियर पोल पर हमारे क्या है, माउथ है, और पोस्टीरियर पोल पर हमारे क्या है, पैर है। तो ऐसे ही अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पोस्टीरियर एंड पर, बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर जो सेगमेंट होने चाहिए वो सेगमेंट सबसे छोटा सेगमेंट पोस्टीरियर एंड पर उपस्थित हो। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसके पोस्टीरियर एंड पर छोटा सेगमेंट उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रू सेगमेंटेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फिर ऐसे सेगमेंट वाले ऑर्गेनिज्म को हम फॉल्स सेगमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, और फॉल्स सेगमेंट को हम प्रोग्लॉटिड बोलते हैं, और ट्रू सेगमेंट को हम मेटामर या सोमाइट बोलते हैं। तो इस सेगमेंटेशन के बेसिस पर कि सेगमेंटेशन है और या फिर नहीं है, और अगर है तो जीरो सेगमेंटेशन है या फिर ट्रू सेगमेंटेशन है, इस बेसिस पर एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नॉन सेगमेंटेशन एनिमल, zero segmentation animal and true segmentation containing animal। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन सेगमेंटेशन। नॉन सेगमेंटेशन का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी सेगमेंट नहीं उपस्थित है, मतलब उनकी बॉडी में किसी तरीके का कोई सेगमेंटेशन उपलब्ध नहीं है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉन सेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में रखते हैं। इसमें आ जाते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है सीडो सेगमेंटेशन। सीडो सेगमेंटेशन में का क्लासिकल एग्जाम्पल आ जाता है टैपवर्म। टैपवर्म जिसे हम टीनिया भी बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं फीताकृमि। इसमें क्या होता है, इसे हम जीरो सेगमेंटेशन की कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन तो है, लेकिन पोस्टीरियर पोल पर स्मॉलेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पर बड़ा सेगमेंट, लार्जेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम इस तरीके के सेगमेंटेशन को सीडो सेगमेंटेशन बोलते हैं, या फिर सीडो मेटामेरिज्म भी कहते हैं। फिर आता है ट्रू सेगमेंटेशन। ट्रू सेगमेंटेशन को हम मेटामर्स या सोमाइट बोलते हैं। इसमें वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनकी बॉडी में सेगमेंट का नंबर फिक्स होता है और पोस्टीरियर एंड पर स्मॉलेस्ट सेगमेंट प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम एनालिडा एंड फाइलम कॉर्डेटा। फिर हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं ट्रू सेगमेंटेशन का। ट्रू सेगमेंटेशन को भी 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, इंटरनल सेगमेंटेशन और एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें इंटरनल
और एक्सटर्नल दोनों तरह का सेगमेंटेशन उपस्थित होता है। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन का एग्जाम्पल आ जाता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। मतलब फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितनी भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन उपलब्ध होगा। फिर इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन फाइलम कॉर्डेटा के सारे ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होता है। और फिर एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों तरह का सेगमेंटेशन फाइलम एनेलिडा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उपस्थित होता है। मतलब एनेलिडा के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होता है। मतलब दोनों तरह के सेगमेंटेशन उपस्थित होते हैं। एनिमल्स में एक अन्य तरह का सेगमेंटेशन भी पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। अब इस मेटामेरिक सेगमेंटेशन में होता क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक प्रकार का सेगमेंटेशन है जिसमें एक ही सेगमेंट का बार बार रिपीटिशन होता है। जैसे मोती की माला है, जैसे मोती की माला में नीले मोती पड़े हैं और पीले मोती पड़े हैं लेकिन पीले मोती को हर दूसरे या तीसरे मोती के बाद डाला जा रहा है। मतलब पीले मोती का रिपीटेशन ज़्यादा है या पीले मोतियों की संख्या ज़्यादा है। तो उसी तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन में भी एक तरह के सेगमेंटेशन का बार बार रिपीटेशन होता है और उन रिपीटेड सेगमेंट को ही हम मेटामर्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉडी कंटेन्स मतलब बॉडी रखती है रिपीटिंग सेगमेंट known as metamers which pauses the organ repetition set and the process known as metamerism। इसके क्लासिकल एग्जाम्पल आ जाते हैं एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। फिर हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर। सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। एक ऑर्गेनिज्म का नाम दे देंगे या एक फाइलम का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ओपन क्लोज या ओपन क्लोज दोनों तरह का या कोई भी नहीं। ठीक, तो ये जानना होता है। अब हम समझते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारा हार्ट है। ठीक, यहाँ से कोई वेसल आ रही है ब्लड लेकर और ये बॉडी में जा रही है। ठीक, तो जो ब्लड है वो इन ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट रहे। ब्लड कहाँ रहे? इन ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट रहे। इन ब्लड वेसल्स के बाहर ना निकले। ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जिससे भी जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू ही जाएगा, ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होते हुए ही जाएगा। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड वेसल्स में तो ब्लड फ्लो कर रहा होता है लेकिन ब्लड वेसल्स से ब्लड आता है और एक कटोरा नुमा बॉडी प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ठीक है, जिसको हम हीमोसील बोलते हैं, इस हीमोसील में ही क्या होता है, ये जो ब्लड यहाँ पे बह रहा है वो सारा ब्लड यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है। मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकलकर ब्लड क्या होता है, हीमोसील में स्टोर हो जाता है। तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारे एग्जाम्पल हो गए लीचेस, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। लेकिन मोलस्का का एक ग्रुप होता है, एक क्लास होता है सेफेलोपोडा, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और यूरोकॉर्डेटा। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएगा एनालिडा, एक्सेप्ट लीच, क्योंकि लीच में क्या होता है,
लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनेलिडा में वैसे तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके ऑर्गेनिज्म लीच में, जिसे हम हेरोडनेरिया भी बोलते हैं, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है कि एनेलिडा में कि लीचेस में किस तरह का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो हमें तो ये याद रहता है कि लीचेस क्या है, एनेलिडा का पार्ट है, और एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लेकिन नहीं, एनेलिडा का भी ये एक्सेप्शन है कि लीचेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। फिर सिफेलोपोडा, जो मोलस्का का क्लास है, मोलस्का के जितने भी क्लास हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट द सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा एक ऐसा क्लास है मोलस्का का जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और फाइलम कॉर्डेटा में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं उनकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर। तो अब हमें सबसे पहले अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आखिर होती क्या है। अगर हमें यही नहीं पता कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मतलब फीमेल एग और मेल एग का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ही उस एम्ब्रियो में ऑर्गन्स तो बने नहीं होते हैं, तो फिर वो एक्सक्रीशन कैसे करेगा। मतलब ऑर्गन नहीं बने होते, मतलब जैसे उसकी किडनी नहीं बनी है, अभी हार्ट नहीं बना है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बना है, और ये सारे काम तो फिर वो करेगा कैसे, जो हमारा एम्ब्रियो है, जो हमारा फीटस है। तो वो इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के हेल्प से ही अपने सारे काम करता है। ठीक, अभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती क्या है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कोरियन हो गई, एमनियन हो गई, एलेंटॉइस हो गई, ये सब क्या होती हैं, हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। ये एम्ब्रियो को हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में। जैसे एलेंटॉइस क्या करती है, एम्ब्रियो का एक्सक्रीशन करवाती है, एम्ब्रियो का रेस्पिरेशन भी करवाती है। ठीक, एमनियन क्या होती है, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या, ओके दोबारा से करते हैं। एलेंटॉइस क्या करती है, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों का काम करती है। मतलब फीटस का सांस लेना और फीटस का अपने जो अनडाइजेस्टेड फूड है या जो भी उत्सर्जित पदार्थ है वो एलेंटॉइस की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की मदद से ही उस क्रिया को करता है। फिर आ जाती है एमनियन क्या करती है, जैसे मदर के बॉम्ब में क्या है, कोई फीटस डेवलप कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसे कोई शॉक लगा या मदर गिर गई या उन्हें कोई इंजरी हो गई, तो वो इंजरी का इफ़ेक्ट बेबी तक ना पहुँचे, इसको एमनियन इसमें हेल्प करता है कि जो शॉक मिला है मदर को वो बेबी तक ना पहुँचे, क्योंकि बेबी तक पहुँचेगा तो बेबी के जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो डैमेज होंगे। तो एमनियन क्या करता है, बेबी को किसी भी शॉक वगैरह से बचाता है। तो इस बेसिस पर ही हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक के आधार पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा है, एन एमनियोटा एंड एमनियोटा। एन एमनियोटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट होती हैं, जबकि एमनियोटा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। एन एमनियोटा के एग्जाम्पल आ जाते हैं फिश, एम्फीबियन और जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उन सब में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। और एमनियोटा जिनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसके एग्जाम्पल रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। इसको हम एक ट्रिक लिख देते हैं यहाँ पर, आप राम करके याद कर सकते हैं। किससे, राम, मतलब
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किस में पाई जाती हैं? राम में पाई जाती हैं। या फिर एमनियोटा किस में पाया जाता है? राम में पाया जाता है। राम मतलब आर से रेप्टाइल, ए से एप्स और एम से मैमल्स। ओके, अब हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं उनके स्कल के बेसिस पर। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्कल क्या होता है। ठीक है, जैसे ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के चारों तरफ ही एक कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये हमारा क्या है? ब्रेन है। और इस ब्रेन के चारों तरफ ही ये क्या है? कवरिंग है। ये कवरिंग क्या करती है? ब्रेन को किसी डैमेज से बचाती है, शॉक से बचाती है। मतलब कोई भी शॉक ऐसा है, कोई भी डैमेज ऐसा है, सर में चोट लग रही है, उन सब को ये कवरिंग हमारे ब्रेन को उन सारे डैमेजेस वगैरह से बचाती है। इस कवरिंग को ही हम स्कल कहते हैं। ठीक है, इस स्कल के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया है कि मोनोकॉन्डाइलिक एंड डाइकॉन्डाइलिक। अच्छा, स्कल कैसा होता है? इस तरह का होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? दो गड्ढे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डाइल बोलते हैं। अगर ये एक गड्ढा है तो इसको मोनोकॉन्डाइल बोलेंगे। ठीक है, और अगर इस तरीके से दो गड्ढे हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइकॉन्डाइल। ठीक है, तो इस तरीके के स्कल को हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलेंगे। मतलब वो स्कल जिसमें एक गड्ढा उपस्थित है उसे मोनोकॉन्डाइलिक स्कल बोलेंगे, और जिसमें ऐसे दो गड्ढे प्रेजेंट हैं उन्हें डाइकॉन्डाइलिक स्कल बोलेंगे। इस बेसिस पर हमने स्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब जिनमें एक ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो, और डाइकॉन्डाइलिक का मतलब जिसमें दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल हो, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। इन्हें क्या बोलेंगे? ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आ जाता है रेप्टाइल और बर्ड्स, और डाइकॉन्डाइल का एग्जाम्पल आ जाता है मैमल्स एंड एम्फीबियन। इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे आरबीआई का मनी। ठीक है, मोनोकॉन्डाइल में क्या कर लेंगे? आरबीआई का मनी, मतलब आर फॉर रेप्टाइल, बीआई फॉर बर्ड्स, और मनी मतलब MON। मनी का जो MON होगा उससे मतलब है कि मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। फिर दूसरा हम इधर डाइकॉन्डाइलिक में हम क्या याद करेंगे? इसका ट्रिक है कि दीदी ही मैम हैं। जैसे मुझसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो कुछ मुझे दीदी बोलते हैं, कुछ मैम बोलते हैं, तो मतलब दीदी और मैम एक ही हैं। तब मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि दीदी और मैम एक ही हैं, मतलब दीदी ही मैम है। तो दीदी से क्या हो जाएगा? डाइकॉन्डाइलिक हो जाएगा, M फॉर मैमल हो जाएगा, और AM फॉर एम्फीबियन हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक से इजीली याद कर सकते हैं। अब हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं नर्व कॉर्ड के बेसिस पर। अच्छा, उससे पहले हम अरस्तु का एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। अरस्तु का हम सबको पता है, अरस्तु का एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। एनिमल किंगडम का जो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो अरस्तु ने ही दिया था। अरस्तु ने ही क्या दिया था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी अरस्तु ने ही दिया था। तो अरस्तु ने एनिमल का क्लासिफिकेशन आरबीसी की प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पर किया। किसके बेसिस पर किया? आरबीसी की प्रेजेंस या अब्सेंस के बेसिस पर किया। ठीक है, तो अरस्तु ने एनिमल का क्लासिफिकेशन आरबीसी की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर किया। इस बेसिस पर उन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एनाइमा और इनाइमा। ठीक है, ए का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अब्सेंट, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी अब्सेंट है, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इनवर्टिब्रेट। और इनाइमा का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आरबीसी प्रेजेंट है,
और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में जैसे हम आ जाते हैं, ह्यूमंस, और कॉर्डेटा आ जाएंगे, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इस तरीके के फाइलम जो आ जाते हैं, रेप्टाइल, एम्फीबियन, वो सब वर्टिब्रेट के अंदर आएंगे। फिर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं नर्व कॉर्ड के बेसिस पर। नर्व कॉर्ड के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि नर्व कॉर्ड वर्टिब्रेट में और इनवर्टिब्रेट में कैसी उपस्थित होती है। तो इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है और पेयर्ड होती है। पेयर्ड का मतलब दो नर्व कॉर्ड उपस्थित होती हैं, मतलब डबल होती हैं। अच्छा, इसको आप याद कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन आता है नर्व कॉर्ड का, आप प्रीवियस एग्जाम पेपर्स उठाकर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनवर्टिब्रेट की नर्व कॉर्ड कैसी होती है। वेंट्रल होती है, डॉर्सल होती है, डॉर्सो वेंट्रल होती है, या वेंट्रोडॉर्सल होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक जो ट्रिक याद रखी है, हमारे यूपी में एक पार्टी है बसपा, ठीक है, उसका मैंने वी ऐसा बना दिया है, हालांकि वो ए वी वाला भी है, तो उससे मैंने याद करा है बसपा, BSP, है ना, BSP। तो उससे हम याद कर सकते हैं BSP मतलब B फॉर वेंट्रल, S फॉर सॉलिड एंड P फॉर पेयर्ड। पेयर्ड मतलब डबल। और इसकी ही अपोजिट वर्टिब्रेट में हो जाएंगी। यहाँ पर वेंट्रल थी तो यहाँ पर डॉर्सल, यहाँ पर सॉलिड थी तो यहाँ पे हॉलो, हॉलो मतलब खोखली, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी? पेयर्ड थी, मतलब दो थी, तो यहाँ पर क्या होगी? सिंगल, एक होगी, ठीक है। फिर हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं हार्ट के बेसिस पर। मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट होता कितने प्रकार का है। हार्ट दो प्रकार का होता है, न्यूरोजेनिक होता है और मायोजेनिक होता है। जो हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म थे जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, उनमें न्यूरोजेनिक हार्ट पाया जाता है। और जो हायर थे लाइक हम, कॉर्डेटा और मोलस्का, उनमें क्या पाए जाते हैं? मायोजेनिक हार्ट पाए जाते हैं। मतलब कॉर्डेटा में आ जाएंगे जैसे एम्फीबियन है, फिश है, फिश में 2 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड होता है, ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। तो हम में जो हार्ट होगा, रेप्टाइल में, एव्स में, फिशेस में जो हार्ट पाया जाता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। मतलब कॉर्डेट में यही सब आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएंगे? फिश, रेप्टाइल, एप्स मतलब बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सब में मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। और मोलस्का, मोलस्का में कौन आ जाता है हमारा? मोलस्का में आ जाता है पाइला, ठीक है, यूनियो। पाइला क्या होता है? पाइला जिसे हम जिससे सीप बनती है ना, घेंगा भी बोलते हैं, जिससे सीप बनती है उसे क्या बोलते हैं? पाइला बोलते हैं, ठीक है। अब हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं डाइजेशन के बेसिस पर। डाइजेशन भी तीन प्रकार का होता है, इंट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रा सेल्यूलर टाइप का डाइजेशन पाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पाया जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें इंट्रा एंड एक्स्ट्रा दोनों तरीके का डाइजेशन पाया जाता है। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा में उपस्थित होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और इंट्रा सेल्यूलर दोनों तरीके का डाइजेशन सीलनट्रेटा एंड टिनोफोरा में उपस्थित होता है। आप याद कर सकते हो, जैसे इंट्रा सेल्यूलर अकेला है, किस में होगा? पॉरीफेरा में होगा। इंट्रा सेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब दोनों तरीके का पाया जा रहा है, मतलब इसमें दो फाइलम आएंगे, कौन से? सीलनट्रेटा, टिनोफोरा। बहुत सारे करेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे सीलनट्रेटा और टिनोफोरा दोनों को एक साथ ही लिखा जाता है, इसीलिए आप इस तरीके से भी उनको याद कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन
प्लेटीहेल्मिन्थेस ऑनवर्ड्स में उपस्थित होता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस, एनालिटा, आर्थ्रोपोडा एंड सो ऑन। ठीक है, बाद के जितने भी फाइलम आएंगे उन सब में भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन उपस्थित होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए पहली बार एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहाँ देखने को मिला, या फिर पहली बार हमें इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहाँ देखने को मिला। ठीक है, तो पहली बार इंट्रा सेल्यूलर कहाँ देखने को मिला, पोरिफेरा में देखने को मिला। पहली बार एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिला। ठीक पहली बार इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों तरीके का डाइजेशन हमें सीलंट्रेटा में देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम डाइजेशन के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम एनिमल का फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे टेम्परेचर के बेसिस पर। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं, पोइकिलोथर्मिक एनिमल एंड एंड होमोथर्मिक एनिमल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल क्या होते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक एनिमल को ही हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। ठीक, इनमें क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मौसम के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बदल लेते हैं। जैसे अगर सर्दियाँ आ रही हैं तो ये अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेंगे, अगर गर्मियाँ आ रही हैं तो ये अपने टेम्परेचर को मतलब बॉडी टेम्परेचर को कम कर लेंगे, और सर्दियों में अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं। मतलब मौसम के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके की ऑर्गेनिज्म को हम पोइकिलोथर्मिक या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनिमल चेंज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जब बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो ये ट्रिक बनाई थी फार, मैंने ये ट्रिक बनाई थी कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल क्या करते हैं, दूर दूर तक की जो टेम्परेचर की रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को बदल लेते हैं। दूर दूर तक में क्या हो, दूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार। तो यहाँ से मैंने ये ट्रिक बनाई थी, फार, एफ फॉर फिश, ए फॉर एम्फीबियन एंड आर फॉर रेप्टाइल। होमोथर्मिक एनिमल को ही हम वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस और 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पर, ये फिक्स है। सर्दी हो या गर्मी हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर तो यही फिक्स रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या वेदर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, मतलब वेरिएबल नहीं होता, फिक्स रहता है, स्टेबल रहता है, फिक्स रहता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होमोथर्मिक एनिमल कहते हैं या वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ठीक, तो हमने अभी यहाँ पर क्या क्या क्लियर कर लिया। हमने हार्ट के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, नर्व कॉर्ड के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, सेगमेंटेशन के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, डाइजेशन के बेसिस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, और आरबीसी की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पर भी एनिमल का क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ। कल से हम फाइलम प्रोटोजोआ स्टार्ट करेंगे।
और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो राइट डाउन इन द कमेंट, आई विल चेक इट एंड रिप्लाई यू गाइस। एंड इफ़ यू further have any query you can join my telegram channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।